कहते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह सिद्ध कर दिखाया है हमारे देश के प्रथम दंपति ने, जिन्होंने यूरोपियन कॉन्टिनेंट और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट पीक माउंट एल्ब्रस एंड माउंट किलिमंजारो पर न केवल राष्ट्रीय ध्वज फहराया बल्कि राष्ट्रगान गाया और सूर्य नमस्कार भी किया। तो आइए मिलते हैं अनुराग चौरसिया जी से और उनकी पत्नी सोनाली परमार जी से। नमस्कार अनुराग जी, सोनाली जी, वेलकम टू माय शो एंड हाउ आर यू टुडे? बहुत शानदार है मैम, बहुत अच्छी है। थैंक यू फॉर कमिंग ऑल द वे फ्रॉम रतलाम टू हियर। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी ज़मीन पे आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैडम, और मैं सोचता हूँ कि ज़मीन पे रहना ज़्यादा अच्छा है। अच्छा जी। क्यों, ऊंचाइयों को छू के कितना मज़ा आया? मज़ा तो खूब आता है, लेकिन ऊंचाइयों को छूकर फॉर्मली आना ज़मीन पर ही होता है। अपनों के साथ रहते तो ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत खूबसूरत। अब आप हमें थोड़ा सा बताइए कि आपने कौन कौन सी 2 चोटियाँ चढ़ी? सबसे पहले तो हमने 2022 में माउंट किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊँची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 5895 मीटर, 19,341 फीट। ये मैं और मेरी पत्नी सोनाली, हम दोनों ऐसा करने वाले भारत के पहले दंपति हैं जिन्होंने माउंट किलिमंजारो पर पहुंचकर राष्ट्रीय ध्वज फहराया, राष्ट्रगान गाया और सूर्य नमस्कार किया। इसके बाद हमने अभी रिसेंटली 2023 में अगस्त में यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस, जिसकी ऊंचाई है 5,642 मीटर, 18,510 फीट, यहाँ पर पहुँच के हमने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, राष्ट्रगान गाया और 7 बार सूर्य नमस्कार किया। ऐसा करने वाले हम फिर से भारत के पहले दंपति बने और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है हमारा। आपका तो ये खुद भी ये रिकॉर्ड हो ही गया कि दंपति जाके चढ़ रहे हैं, अदरवाइज बीच में लड़ाई वड़ाई हो जाती और बिल्कुल कैंसिल हो गया, मैं नहीं जा रही तुम्हारे साथ, और ऐसा कुछ हुआ कभी बीच में लड़ाई झगड़ा? ये एक्चुअली शाश्वत सत्य है। जैसे मतलब कि पति पत्नी के बीच में ये नहीं होगा तो फिर वो उस लाइफ का मजा नहीं आएगा, तो ये तो रहेगा। जैसे हम एक्चुअली सोशल मीडिया पे रील्स वगैरह बनाते हैं, तो हम पहाड़ों पे जाके हमने एक रील बनाई थी। मैं इसको बोल रहा था, मतलब उसका ऐसा सीन था कि शतरानी लोग तो पहले के ज़माने में मतलब परेशान होकर पहाड़ों पे आते थे, और मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ है कि तुम ही पहाड़ों पर लेके आ गया। तो खैर ये सब तो मजाक वाली बात है, लेकिन जो साथ होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है कि ये तो एक जीवन का हिस्सा चलता है, क्योंकि पुरानी कहावत है ना कि जहाँ जो बर्तन तो बसते ही हैं, लेकिन साथ भी तो उन्हीं का होता है, तो एक अलग मजा आता है जीवन में। तो कहीं ना कहीं एक रीजन था कि आप वो सब कर पाए क्योंकि आप दोनों साथ में थे? जी बिल्कुल। मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि मैं इसको शतरानी बोलता हूँ, एक्चुअली शतरानी मैंने इसको निकनेम दिया है। तो मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि शतरानी ही मेरी स्ट्रेंथ है, ये है तो ही मैं कर पाया। तो मुझे लगता है कि जहाँ मतलब जब मेरे साथ होगी तो हम कुछ अच्छा करेंगे, नया करेंगे। वाह, आजकल ऐसा होता नहीं है आमतौर पर, लेकिन आप दोनों को देख के बहुत ही अच्छा लगता है कि इतने खुश और इतने स्ट्रॉन्ग कपल्स हैं आप, और एक दूसरे का इतना सपोर्ट और मोटिवेशन देते हैं, दैट इज़ वेरी ग्रेट। अच्छा, ये आइडिया आया क्यों चढ़ना है इतना ऊपर और क्यों इतना कष्ट उठाना है, वाई? सबसे पहली बात तो जैसे आपने पूछा वाई, तो जैसे मैं आपको पहले बताता हूँ कि हमारी जो मैरिज है उसका सीन क्या था। हम दोनों की लव मैरिज थी, बहुत सारे विरोधों के बाद हमारी लव मैरिज हुई थी। तो जैसे कुछ हमारे रिलेटिव्स से मेरे रिलेटिव्स, उन्होंने कहा था मुझे कि देख तू कर रहा है शादी, पछताएगा। अच्छा। और मुझे लगता है कि मैंने सोनाली को बोला था कि यार पर पछताएंगे तो नहीं कम से कम। हम दोनों ने डिसीजन लिया था, कोरोना में हमारी शादी थी फरवरी 2019 में, और 2020 में कोरोना लगा था। तो मैंने इसको बोला था कि कोरोना में ऐसी सिचुएशंस देखी कि अपने लोगों को इतने पास से जाते हुए देखा, तो मैंने इसको बोला था कि अपने लाइफ को फुल एंजॉय करना है, और ऐसा कुछ करना है कि मतलब लोग जो बोलते हैं ना कि मतलब तुम पछताओगे, तो मतलब लोगों को हम बता दें कि हम कितने खुश और कितना कुछ कर रहे हैं। तो 2019 की बात है, मई की बात है, 9 मई की। मैंने मध्य प्रदेश के अखबार में पढ़ा था, फ्रंट पेज पे था दैनिक भास्कर में, कि मध्य प्रदेश की बेटी महू घाट की सीहोर के पास भोजनगर की बेटी मेघा परमार ने माउंट एवरेस्ट फतह किया। तो मैंने इसको बोला कि देखो शतरानी यार, ये क्या अखबार में है। मैंने कहा अगर इतने छोटे से गाँव से निकल के अगर ये लड़की कर सकती तो हम भी कर सकते हैं। तो इसने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। तो बस वहीं से हमारे इसकी चीज़ की शुरुआत हुई कि हमको ऐसा करना है। अब कैसे करना है, कहाँ वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, तो इसके लिए भी एक अलग फेज था। हमने सबसे पहले
कोशिश की कि यार अपन को तो कुछ पता नहीं इसके बारे में होता कैसे, तो हमने सबसे पहले कोशिश की कि हम मेघा परमार तक पहुँचे। 1.5-2 महीने में हम बड़ी मुश्किल से उसके पास पहुंच गए, उसका नंबर मिला, उनके घर जाके हम उनसे मिले और वो भी बहुत कोऑपरेटिव थी, उन्होंने बहुत अच्छे से हमको बताया। और फिर 2020 में एक्चुअली मेरे घर में कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो गया था जिससे हमको 1.5 साल निकलने में लगा। फिर वहाँ से निकले जब हम सब चीज़ों से वापस से फ्री हुए तो फिर हमने कहा कि अपने को वापस वो कंटिन्यू करना, और कोरोना की जो बाउंडेशन थी, इंटरनेशनल बाउंडेशन, वो भी लगभग खत्म हो चुकी थी। फिर हमने 2022 में किलिमंजारो का प्लान बनाया। नहीं तो आप लोग एग्री हो गए, मतलब मीन्स कि हाँ, मतलब शी एग्री। जैसे सोनाली जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप बोल नहीं रही हैं, जनरली पत्नियाँ बोलती हैं, आप ज़्यादा बोल रहे हैं तो मैं घर पे बोल लेती हूँ ना इसलिए। तो मतलब आप ओके थे, किसने इनिशिएट किया था, व्हाट डिसीजन वाज इट? डिसीजन इनका था। इन्होंने बोला कि इन्होंने जैसे न्यूज़पेपर में पढ़ा तो मुझसे बोला कि ये मतलब मेघा कर सकती है तो अपन क्यों नहीं कर सकते। तो मेरा शुरू में ही एक ही जवाब था कि हाँ ठीक है हम करेंगे। मैंने ना भी नहीं किया, मैंने ये भी नहीं सोचा कि हाँ इसमें कितनी चुनौतियाँ है, ये है वो है, पर इन्होंने बोला कि अपन को करना है तो मैंने इनको बोला ठीक है करेंगे अपन। तो मेरा तो हाँ ही थी शुरू से। ओके, चुनौतियाँ क्या थी? जैसे एक तो होता है कि हमने सोच लिया कि ये करना है बट हमें पता नहीं कि कैसे करना है। तो जैसे मेरे क्या हुआ था, उस टाइम बेबी हुआ था, बेबी कम से कम साल भर का ही था। तो उसके बाद वैसे जनरली अपना पूरा शरीर ऐसा, मतलब एक बच्चे को जन्म देने के बाद तो वैसे ही शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता था। उसके बाद अपन को उस चीज़ से उठना, वो प्रैक्टिस करना, उन सब में बहुत काफ़ी चुनौती आती है। और उसके बाद मैं क्या पटवारी में जॉब करती हूँ, मैं मेरी मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, तो उसके बाद जॉब करना, फिर घर को मैनेज करना, बच्चे को मैनेज करना, बहुत सारी समस्याएं होती है। फिर भी इनका साथ था तो मैंने कर लिया। मैं सोनाली की एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। मैं हर मंच पे बोलता हूँ क्योंकि जब हम ये दोनों फतह करके आए तो हमको बहुत सारे मंचों पे बोलने का मौका मिला। तो मैं सब जगह एक कोट करता हूँ सोनाली को लेकर, बहुत पॉजिटिव है, कि मैं सबको बोलता हूँ कि अगर मैं सोनाली को बोलूँ कि सोनाली यहाँ पे खाई है, तेरे को मेरे साथ कूदना है, तो मुझसे पूछेगी नहीं क्यों कूदना है, बस मेरा हाथ पकड़ेगी और कूद जाएगी। तो सच में इसको सैल्यूट करता हूँ आपके चैनल पे कि सच में ये मतलब हर चीज़ में मेरे साथ है। मेरे को मतलब ऐसा कभी इसकी तरफ से ये नहीं हो कि नहीं यार ये नहीं करना। बहुत बड़ी बात है ये, लेकिन ये इसका क्रेडिट आपको भी चाहता है कि आप पे वो विश्वास ऐसा कर सकती है। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ कि जैसे हम जब पहली बार गए थे किलिमंजारो तो हम स्पॉन्सर्स ढूंढ रहे थे, तो हमको नहीं मिले थे। फिर दूसरी बार जब हम करके आए तब भी हम स्पॉन्सर्स ढूंढ रहे थे, तो हो सकता है कि हम सही लोगों तक पहुँचे नहीं। हमको लगभग 30-35% हिस्सा मिला था स्पॉन्सरशिप का। तो फिर मैं सोनाली को बोला था कि यार नहीं मिल रहा है तो अपन रहने देते, क्योंकि अपने को आगे भी लाइफ देखनी है, सब कुछ करना है। तो इनका एक ही जवाब, मतलब मुझे उसने इतनी हिम्मत दी थी, इन्होंने बोला था कि देखो हमारे पास पूरा जीवन है पैसा बनाने के लिए, पैसा करने के लिए। और बोले कि कितने लोग जीवन पैसा कमाते हैं, बोले हम उस पैसे को खर्चा कब करेंगे। तो बोले कि आप चिंता मत करो पैसे की, आप मेरी सारी सैलरी इस चीज़ के लिए यूज़ कर लेना, लेकिन हमको चलना जरूर है। बोले कि आप इस ड्रीम रास्ते इसको मतलब सपने को रास्ते में छोड़ो मत। बोले आप चिंता मत करो पैसे की, मेरी सारी सैलरी इसमें लगा देना, लेकिन हमको करना है ये। तो इसके जो शब्द थे, मतलब उसने इतनी ऊर्जा दी कि बस हमने फिर प्लान बनाया और हम बस रास्ते पे पहुंच ही गए। स्पॉन्सर्स जो आपको चाहिए थे वो किस काम आते हैं, मतलब कहाँ पे आपको पैसों की जरूरत पड़ती है मेजरली? जैसे ये जो माउंटेनिंग है, इसे कहते कि महंगा शौक है, क्योंकि जैसे जब हम विदेश में जाते हैं सबसे पहले तो फ्लाइट्स के टिकट्स होते हैं, वो ऑलरेडी महंगे होते हैं। उसके बाद हम जिस पहाड़ पे चढ़ते हैं उस पर परमिशन लगती है गवर्नमेंट की, मतलब वहाँ की गवर्नमेंट की। फिर उसके बाद अलग अलग इंश्योरेंस होते हैं। यहाँ की गवर्नमेंट की भी लगती है कि? हाँ, यहाँ की गवर्नमेंट की तो नहीं लगती, लेकिन हम 2 ही एम्प्लॉय हैं तो हमको हमारे डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी होती है। ओके। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, किलिमंजारो में जब हम गए थे तो हम दोनों का लगभग 7 लाख रुपए के आसपास खर्च था। तो उसमें जो वहाँ पर जो तंजानिया सरकार है, वहाँ पे भी पहाड़ पे चढ़ने की कुछ फीस लेती है। फिर हमारे इंश्योरेंस होते हैं, फिर हमारा वहाँ पे सारे अरेंजमेंट्स होते हैं, फूड्स वगैरह के, हमारे गाइड्स होते हैं, हमारे पोर्टर्स होते हैं। तो इस तरीके से रहता है। फिर जैसे हम एल्ब्रूज गए, वहाँ पे भी इस तरीके सारे अलग अलग, एक्चुअली सारे पहाड़ों पर अलग अलग व्यवस्थाएं होती है, तो उसके लिए अलग अलग खर्च होते हैं। तो उस खर्च के लिए हम स्पॉन्सर्स ढूंढ रहे थे। जैसे मैं अभी जैसे हमने वहाँ पे भारत राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, तो ऐसे जैसे हमको कोई स्पॉन्सर करता है तो हम उनके भी मतलब प्रमोशंस करते हैं वहाँ पे जाके कि इस कंपनी ने हमको यहाँ पर भेजा है, इनके सपोर्ट से हम आए। ओके। तो आपको फिर मिला कोई स्पॉन्सर? हाँ, हमको एल्ब्रूज में लगभग 30% स्पॉन्सरशिप मिल गई थी। तो क्या गवर्नमेंट स्पॉन्सर नहीं करती? नहीं, एक्चुअली गवर्नमेंट करती भी है, लेकिन आपकी वहाँ तक अप्रोच नहीं होती ना। बहुत सी बार समस्या ये भी होती है कि मान लीजिए गवर्नमेंट करती है लेकिन हमारी वहाँ तक अप्रोच नहीं है। तो जैसे एक बार आपने एक माउंटेन क्लाइंब किया, उसके बाद गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया?
मुझे लगता है कि हमारी वहाँ तक पहुँच नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अगर मुख्यमंत्री जी को पता पड़ता है, गृह मंत्री जी को पता पड़ता है तो वो सपोर्ट करें, लेकिन वहाँ तक हमारी बात पहुँचेगी कैसे? सबसे बड़ी समस्या तो ये भी होती है ना। आम पब्लिक के साथ सबसे बड़ी समस्या ये कि वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, मेन समस्या ये भी होती है। तो जैसे जो आपने वहाँ पे फतह किया, तो फिर रिकॉर्ड करने के लिए वहाँ पे क्या सिस्टम? हाँ, एक्चुअली जब हम वहाँ पहुँचते पहाड़ों पे तो वहाँ की सरकार हमको सर्टिफिकेट देती है कि इन लोगों ने इस तारीख को यहाँ पे सबमिट किया है इस पहाड़ पे आके, और फिर वहाँ की हमारी पिक्चर्स होती है, तो उससे हम जो इनकी रिकॉर्ड्स बुक होती है उसमें अप्लाई करते हैं, फिर वो सारा पूरा वेरीफाई करते हैं, उसके बाद ये रिकॉर्ड बनते हैं। तो हमारे जैसे हमने सबमिट किए थे तो उन्होंने हमारे सूर्य नमस्कार के वीडियोस देखे, हमारे जो वहाँ पे हम झंडा लहरा रहे वो वीडियो देखे, और फिर गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट्स देखे, उसके बाद वो रजिस्टर होता है। तो आपने और भी प्लान किया है कि आप बाकी भी जो हाईएस्ट पीक्स हैं उसको वहाँ पे जाएंगे आप? हम दोनों ने मैं आपको बता दूं कि जैसे किसी भी चीज़ की शुरुआत एक विचार से होती है। जब आइंस्टीन ने सोचा होगा कि ये ग्रेविटी क्यों होती है, कुछ भी न्यूटन ने सोचा था ग्रेविटी क्यों होती है, तब उनके दिमाग में विचार आया होगा। तो हम दोनों ने विचार किया था कि हम दोनों को विश्व के 7 महाद्वीप पर पहुंचकर भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराना है, राष्ट्रगान गाना है और सूर्य नमस्कार करना है। तो हम विश्व के 7 महाद्वीप पर जाना चाहते हैं और भारत माँ भारती का नाम रोशन करना चाहते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम भारत और विश्व के पहले कपल बनेंगे जिन्होंने 7 महाद्वीप पे ऐसा किया है। उसके लिए तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और दूसरा मैं ये चाहूँगी कि इस चैनल के माध्यम से सरकार तक आपकी बात पहुँचे और आपको वो सपोर्ट करें। और अदरवाइज़ भी मैं लोगों से कहना चाहती हूँ, अगर आप इस कपल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हम इनके मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो ताकि अगर आप स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो आप इनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, और दूसरा मैं ये जानना चाहूँगी सोनाली जी आपसे, है ना, कि हाउ डिफ़िकल्ट इट वाज कि आप अपने बच्चे को छोड़ के जाएं, आपने कैसे काउंसिल किया कि हाँ आप जा रहे हैं? एंड बिकॉज वहाँ पे लाइफ रिस्क भी होते हैं, इट्स नॉट, कुछ भी हो सकता है, तो उस चीज़ के लिए आप कितना प्रिपेयर थे? क्योंकि आप तो दोनों ही चले गए थे, तो कैसा था? उसके लिए पहले हमको खुद को भी प्रिपेयर करना पड़ा। हम दोनों ने अपने आप को प्रिपेयर किया और बच्चे को भी किया, क्योंकि बच्चे को हमने पूरा मतलब हमारे जो मम्मी पापा हैं, मैं पहले बताना चाहूँगी कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतने अच्छे सास ससुर मिले हैं जो मुझे बेटी की तरह ही रखते हैं। तो उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है इसमें। उन्होंने उनके पास ही, मैं वैसे भी मैं जॉब करती हूँ तो उनके पास ही अपने बच्चे को छोड़कर जाती थी। मम्मी पापा इसका ध्यान रखते थे, मतलब हमसे ज़्यादा ध्यान वो रखते थे। तो पहले तो बच्चे का ऐसा माइंड सेट करना, और उसको सबसे ज़्यादा तो मम्मी पापा ने किया कि हम वहाँ जाने वाले, तो उसके माइंड में ऐसा सेट कर दिया था। जिस टाइम हम गए थे ना स्टेशन पे, तब भी वो मतलब उसके आँख में एक भी आंसू नहीं था, जबकि हमारा बच्चा 1.5 साल का था। उसके बाद भी उसने सिर्फ एक ही बात बोली थी, मम्मी पापा झंडा फहरा के आना। तो मतलब उस पर हमारे मतलब आंखों में आंसू थे। एक्चुअली इतना इमोशनल मोमेंट था कि 1.5 साल का बच्चा आपको बाय करते हुए बोल रहा है कि मम्मी पापा झंडा फहरा के आना, तो वो बहुत इमोशनल मोमेंट था। और मैं मतलब उस चीज़ को सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में आता है कि मेरे मम्मी पापा ने उस मतलब 1.5 साल के बच्चे को किस तरह प्रिपेयर किया होगा, उसका माइंडसेट कैसे तैयार किया होगा, मतलब उसको कितने दिन से उनकी प्रिपरेशन कितने दिन की होगी कि उस बच्चे के दिमाग में बैठा है कि यार आपके मम्मी पापा पहाड़ चढ़ने जाएंगे तो आपको उनको हंस के विदा करना है, आपको रोना नहीं है, आपको दादा दादी के पास रहना है। तो सच में मतलब मेरे मम्मी पापा का हमसे ज़्यादा सेक्रीफाइसेस था वहाँ पे, क्योंकि हम तो हमारी दिनचर्या सुबह 6 बजे चालू होती थी, 5 बजे से हम 6 बजे घर छोड़ देते थे, फिर प्रैक्टिस करना 3-4 घंटे, फिर ऑफिस जाना, फिर शाम को फिर प्रैक्टिस करने निकलना। तो वो लगभग जो 6 महीने का सफ़र था वो मम्मी पापा ने बहुत सेक्रीफाइसेस करके बिताया ही होगा, क्योंकि वो हमको तो बताते नहीं थे कि ये समस्या आ रही है। जब भी उनके सामने तो बिल्कुल हंस के कैसा रहा आज का दिन। और हमारी प्रैक्टिस करने के बाद हमारी सारी खाने पीने की व्यवस्था कि हमको कितनी कैलोरीज चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, हमारा कहीं मतलब हमारी बॉडी में कहीं इंजरी तो नहीं हो रही है, तो वो सब चीज़ें भी ध्यान रखते थे। वो हमसे डेली पूछते थे कि कहीं कोई क्रैम्प्स तो नहीं है, कैसी चल रही है प्रैक्टिस। तो आप कैसे कनेक्टेड रहते थे जब आप माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे थे तब? जैसे मैं आपको तंजानिया का बताता हूँ, जब हम किलीमंजारो चढ़ रहे थे तो किलीमंजारो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है कि 4200-700 मीटर तक आपको वाईफाई गवर्नमेंट का मिलता है। तो वहाँ पे आप वीडियो कॉल वगैरह कर सकते हो। तो हम वहाँ तक तो कनेक्शन में थे, लेकिन सिर्फ 2 दिन हम कनेक्शन में नहीं थे। तो मैंने घर वालों को ऑलरेडी पहले ही बता दिया था कि हम 2 दिन कॉन्टेक्ट में नहीं रहेंगे, और फिर जैसे ही आएंगे सबसे पहले आपको कॉन्टेक्ट करेंगे। और फिर एल्ब्रूस में एक अच्छी व्यवस्था थी कि जो एल्ब्रूस का बेस कैंप है वहाँ पे जो लोकल नेटवर्क है वहाँ की मतलब वो नेटवर्क लगा रखा है गवर्नमेंट ने, तो वहाँ भी 4500 मीटर तक तो नेटवर्क आता है। तो मैंने वहाँ की लोकल सिम परचेस कर ली थी और मैं उससे कनेक्शन में रहता था घर वालों से। तो ये हमको थोड़ा सा पॉजिटिव वो मिला। टोटल आपको कितना टाइम लगा था वहाँ जाने में?
जैसे हम अगर किलीमंजारो की बता तो किलीमंजारो हमको लगे थे 13 दिन चढ़ने और उतरने में दोनों में। अच्छा। और हमको मतलब ये यात्रा 13 दिन रतलाम से रतलाम की थी और एल्ब्रूस में हमको लगे थे 17 दिन। 17 दिन में हम पहाड़ चढ़ के और पूरी जर्नी करके वापस आ गए थे। ओके। और तैयारी के लिए कितना टाइम लगता है? तैयारी के लिए जैसे पहले हमने जो पहला फेज था उसमें लगभग 6 महीने का समय हमको लगा था, क्योंकि हम दोनों बोलते हैं ना कि जो वर्किंग मैन और वर्किंग वुमेन है उन मतलब जो उनकी जो लाइफ साइकिल ऐसी कि सुबह उठना है, घर के काम करना है, ऑफिस जाना है, फिर शाम को आके वापस अपने टीवी देखना है बढ़िया से और फिर पूरा दिन खत्म। तो जो वर्किंग मैन या वुमेन होते हैं उनका स्टेमिना लगभग 0 हो जाता है। तो फिर हमको वो स्टेमिना बनाने के लिए लगभग 6 महीने का समय लगा था। मतलब लाइक फिजिकल वर्कआउट? फिजिकल वर्कआउट। ओके। एंड कुछ मेडिकल टेस्ट और ये सब भी होते हैं जाने से पहले? हाँ, मेडिकल टेस्ट में जैसे आपके सारे कोलेस्ट्रॉल, आपका जो पूरा फिटनेस टेस्ट है वो सारा होता है, क्योंकि जब आप पहाड़ों पर जाते हैं तो बहुत सी बार आपको माइनर अटैक आने की संभावना होती है, आपका जो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है उससे, तो बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जो हमको पहले कराने पड़ते हैं। किसी तरह का मेडिकेशन भी आप लोग ले रहे थे उस टाइम पे? नहीं, मेडिकेशन हमने किसी प्रकार का नहीं लिया था, लेकिन जब आप पहाड़ों पे हम फर्स्ट एड बॉक्स पूरा लेके गए थे कि मान लो इमरजेंसी में आपको वहाँ पे कुछ होता है, तो एक्चुअली हमारे साथ जो गाइड रहते, पूरी टीम रहती है, उसमें मेडिकेशन वाले लोग भी रहते हैं जो आपको पूरा मतलब केयर में रहता है आप उनकी, तो इतना कोई हमको समस्या नहीं आई थी। मुझे क्या हेडेक की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो मैं इसलिए पहले से ही प्रिपेयर होकर गई थी, क्योंकि बोलते हैं ना पहाड़ों पे जाते तो यूँ ही ऑक्सीजन लेवल की कमी होती है, तो हेडेक होना, जी मचलना, चक्कर आना, ये सब माउंटेन सिकनेस होती है। बिल्कुल। तो मुझे पहली बार में तो यही डर था कि मुझे वैसे ही हेडेक होता रहता है। तो फिर हुआ तो था आपको माउंटेन सिकनेस? नहीं, वो भगवान की कृपा थी कि नहीं हुआ वहाँ पर, मतलब बस ऐसा चक्कर आने जैसा नहीं, ये जरूर हुआ था, पर हेडेक तो नहीं हुआ था। एक्चुअली जब आप ऊंचाइयों पे चढ़ते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और फिर क्या होता है कि आपकी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो ये सब चीज़ें आम होती है कि आपको सर दर्द हो रहा है, आपको जिगजैग हो रहा है, ऐसा लग रहा है जी मचला रहा है, वॉमिट हो रहा है, ये सब नॉर्मल होता है। तो हमको मतलब जिस टीम से गए थे हमने बहुत मेंटली प्रिपेयर कर दिया कि आपको ये सब होगा। तो हम उनसे पूछा था कि हमको ये सब नहीं हो रहा है, तो बोले सर ठीक है, नहीं हो रहा तो अच्छा है, बाकी होगा। फिर भी हम आखिर तक बोले थे कि होगा ही, तो आखिरी तक नहीं हुआ था कि ये लकी थे हम कि हमको नहीं हुआ ऐसा। तो आप लोग सब ग्रुप में जा रहे थे? नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि जब आप पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो वहाँ की जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ की जो कंडीशन है वो आपको पता नहीं होती है, तो वहाँ की जो लोकल टीम होती है आपको उससे कोऑर्डिनेट करके ही चलना होता है। क्या होता है कि जैसे आप मान लीजिए कि हम माउंट किलीमंजारो चढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे आगे क्या स्थिति होगी आपको नहीं पता है, तो जो वहाँ के लोकल गाइड होते हैं आपको उनके साथ ही जाना होता है। तो हम वो जो टीम होती है उनके साथ जाते हैं, तो उसमें लोकल गाइड होते हैं, आपके पोर्टर्स होते हैं, आपके मेडिकेशन के लिए डॉक्टर्स होते हैं, तो वो पूरी टीम आपके साथ रहती है। अच्छा, चढ़ने में ज़्यादा दिन लगते हैं, उतरने में कम हाँ, लगते हैं? चढ़ने में एक्चुअली आप ये समझ लें कि चढ़ने में जितना समय लग रहा है उससे 1/3 उतरने में लगता है। अच्छा, इतना अंतर आ जाता है? उतरना बहुत आसान होता है, चढ़ना लेकिन आसान होता है, लेकिन तकलीफ उतरने में ज़्यादा तकलीफ होती है, उतरने में ज़्यादा होती है। क्योंकि पूरे पैर भर आ जाते हैं, मतलब उतरते टाइम तो ऐसा लगता है कि पता नहीं आप कब गिर जाओगे। ओके। जैसे मैं आपको किलीमंजारो को एग्जांपल देता हूँ कि जब हम चढ़ रहे थे बिल्कुल हमने बहुत अच्छे से चढ़ लिया ऊपर, लेकिन जब उतरे हम 2 दिन में, तो उतरने के बाद जब हम नीचे होटल पे आए तो होटल का हमारा रूम फर्स्ट फ्लोर पे था, तो हम फर्स्ट फ्लोर पे भी नहीं चढ़ पा रहे थे, इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, पैरों में छाले हो गए थे, तो मतलब बहुत पेनफुल था वो, क्योंकि उतरने में आपको कंटिन्यू करना और जो आपके मतलब आपके शोल्डर पे वेट है और जब आप उतरते हो तो आपके पैरों पर ज़्यादा वेट आता है, तो उसमें आप जब वहाँ से वापस आए तो क्या सरकार ने फिर आपको वेलकम नहीं किया? नहीं, सरकार ने तो नहीं किया, लेकिन हमारे रतलाम की जनता ने हमको बहुत सारा प्यार दिया। जब हम किलीमंजारो गए थे लगभग रतलाम के रेलवे स्टेशन पे 500 से 1000 लोग थे, और मतलब वो हमारे लिए सपने जैसा था। जैसे ही हमारी ट्रेन इंटर हो रही थी और हम गेट पे खड़े थे और पूरे रेलवे स्टेशन पे कम से कम 500 से 1000 लोग नारे लगा रहे, भारत माता की जय, वंदे मातरम, और वो मतलब एक मतलब ऐसा लग रहा कि सपना है। जैसे हम उतरे बहुत सारे फोटो लोग खींच रहे हैं, लोग हमारे साथ सेल्फी ले रहे हैं, तो रतलाम की जनता ने हमको बहुत प्यार दिया था। और जब हम एल्ब्रूस आए थे तब भी ऐसा ही था, वो कहते ना कि सब कुछ सपने जैसा लग रहा था, वो वैसी फीलिंग्स थी। हम दोनों जब एल्ब्रूस आए थे तो ट्रेन में से झंडा लेके खड़े हुए थे गेट पे, और पूरी रेलवे स्टेशन पे लोग मतलब वंदे मातरम कर रहे थे और हमको हार पहना रहे थे, सब बहुत अच्छा लगा। रतलाम की जनता ने बहुत प्यार दिया हमको। आप जब वहाँ पे टॉप पे जब पहुँचते हैं तो हाउ इट इज़ लाइक, क्या फीलिंग आती है कि देश का झंडा आपने फहराया और देखिए राष्ट्रगान मैं गाया? जैसे आपको बताऊं, जब सब मैं बोलता हूँ दुनिया की सबसे अच्छी फीलिंग वो होती है जब आप अपने देश का फ्लैग हाथ में लेके उसको होस्ट कर रहे होते कहीं पे। देखिए अभी बोलते समय मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं,
मतलब वो वाली फीलिंग ऐसी होती कि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मतलब इतने स्ट्रगल से वहाँ पहुँचते हैं, जैसे हम एल्ब्रूस में बताते हैं -25 डिग्री टेम्परेचर था और इतनी कपकपाने वाली ठंड, इतनी विंड की गति, इतनी स्पीड थी कि हम बार बार धकेला रहे थे पीछे। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे और हमारे हाथ में वो झंडा था और हम राष्ट्रगान गा रहे थे, तो मतलब ऐसा लग रहा था कि सच में जन्नत मिल गई हमको। बोलते हैं ना कि मतलब जो देशभक्त होते हैं उनके लिए देश से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब इतनी अमेजिंग फीलिंग थी कि हमारा देश का झंडा हमारे हाथ में है और हम मतलब उसके लिए इतना प्राउड मोमेंट हो रहा था। मतलब मैं बता नहीं सकता कि वो कितनी अच्छी फीलिंग होती है। और आपने फिर 7 बार सूर्य नमस्कार किया, वो क्यों? मतलब उसका क्या आपका इंटेंशन? जी देखिए मैम, हम भारतीय संस्कृति से निकले लोग हैं। भारतीय संस्कृति लोगों को हमेशा निरोगी बनाने के लिए काम करती आई है। जैसे हमारा जो योग है लगभग 5000 साल पुराना है, वो हमेशा से लोगों को दीर्घायु बनाता है, स्वास्थ्य प्रदान करता हुआ है। लेकिन हम आज कहीं जो पश्चिम की भीड़ चाल है उसमें हम हमारे लाइफ स्टाइल को खोते जा रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य को खोते जा रहे हैं। जैसे आप देखेंगे पहले के ज़माने में 120, 130, 140 साल औसत आयु थी, लेकिन आज वो सिमट कर 60 साल हो गई, 55 साल हो गई। आप देखेंगे युवा लड़के जो 25-25 साल के, 20-20 साल के, उनको अटैक आ रहे हैं। तो देखिए आज हमारा शरीर हमने कितना ख़राब कर लिया है। तो हम इसी संदेश को देने के लिए हमने इतनी ऊंचाई पे जाके सूर्य नमस्कार किया। हम पूरे विश्व को संदेश देना चाहते थे कि हम इतनी ऊंचाई पे जाकर अगर सूर्य नमस्कार कर सकते हैं तो आप अपने घर पर रहकर कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सूर्य नमस्कार एक औषधि है, मतलब उसको संपूर्ण योग कहा है। अगर आप रोज सूर्य नमस्कार करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिट होने के लिए। मैं सोनाली जी आपसे भी कुछ जानना चाहूँगी कि आपको कैसे फीलिंग आई थी? सेम क्वेश्चन, सेम चीज़। मैम जो मतलब पूरा हमको वहाँ पर जितनी भी माउंटेन सिकनेस हुई या जो भी तकलीफ़ें हुई वो सब वहाँ जाकर भूल गए थे। वहाँ जाकर मतलब इतनी खुशी हो रही थी और मतलब इतना गर्व महसूस हो रहा था कि हाँ हमने मतलब कर दिखाया, या जो भी है हम जो सोच के गए थे वो किया हमने। और वो नेशनल फ्लैग की तो बात ही अलग होती है और जब वहाँ पर राष्ट्रगान गा रहे थे तब भी गजब की फीलिंग आ रही थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा मैम। ठीक है, आपके जो अगले जो प्लान्स हैं कि आप बाकी भी चोटियों पे चढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए ऑल द बेस्ट और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड कमिंग टू माय शो। Thank you, ma'am. थैंक यू। सो गाइस, आपने देखा अगर बहुत ज़्यादा प्यार और अंडरस्टैंडिंग है कपल्स के बीच में तो सपना भी एक होता है और मंजिल भी, और फिर ज़िंदगी का कोई भी पहाड़ चढ़ना मुश्किल नहीं होता। तो ऐसी और भी इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ को देखने के लिए स्टे ट्यून टू द मधु चौधरी पॉडकास्ट। बाय बाय।